अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। 2 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं मेरे पास। कौन-कौन ऑनलाइन है? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ बेटा सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? एंड आई हैव जस्ट 2 स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी बैड। कौन-कौन ऑनलाइन है ज़रा अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाइए। मुझे बताएं कौन-कौन ऑनलाइन है। ओके, सुंबल ज़फ़र, राबिया परवीन, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? ओके, ठीक है, गुड। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज दे दीजिए, आई विल नॉट वेट एनी मोर फॉर एनीवन। जैसे ही लेक्चर अपलोड हो जाता है आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर, ओके? ओके जी, एपिडेमियोलॉजी की जो कुछ डेफिनेशंस हैं, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस हमारा टॉपिक 6 और 7 यूनिट हमारा कवर करेगा ये। हमने स्टार्ट किया था प्रिवेंशन की डेफिनेशन और प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी हमने। डिटर्मिनेंट्स आपको बताए थे, प्रिवेंशन के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, वो कौन-कौन से प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं जिन्हें हम अडॉप्ट करके किसी भी डिजीज़ से जो है अपनी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। फिर हमने लीवलेस के जो प्रिवेंशन के डिफरेंट लेवल्स हैं उन्हें डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको ये तमाम जो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है इसके बारे में सारा डिटेल में डिस्कस कर दिया था। प्राइमरी प्रिवेंशन बता दी थी आपको कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है, एग्जांपल्स के साथ समझा दिया था। फिर हेल्थ प्रमोशन की क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, वो हमने हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी कि बेसिकली हेल्थ प्रमोशन होता क्या है। हमने इसकी जो अप्रोचेज़ हैं वो डिस्कस करनी थी, अप्रोचेज़ फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन। द WHO हैज़ रिकमेंडेड द फॉलोइंग अप्रोचेज़ फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज वेयर द रिस्क फैक्टर आर एस्टैब्लिश्ड। एक तो होती है पॉपुलेशन जिसको हम मास स्ट्रेटजी भी कहते हैं, और दूसरी होती है हाई रिस्क स्ट्रेटजी। WHO ने रिकमेंड किया कि अगर कोई भी डिजीज़ है, जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, उसके रिस्क फैक्टर ऑलरेडी हमें मालूम है, इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो क्या अप्रोचेज़ होने चाहिए, हम क्या अप्रोच यूज़ करें अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन, ताकि हम अपने पेशेंट्स को डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकें। उसमें बेटा एक ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम ज़ाहिर काम करेंगे तो उसे हम मास स्ट्रेटजी उसमें यूज़ करेंगे, या हम उसे मास स्ट्रेटजी कहते हैं। और कुछ लोग होंगे जो हाई रिस्क पर होंगे, जब हम उनको स्पेसिफिकली फोकस करेंगे अपनी कम्युनिटी में से, तो दैट वुड कॉल्ड हाई रिस्क स्ट्रेटजी। डिटेल में पढ़ लेते हैं पॉपुलेशन या मास स्ट्रेटजी क्या है। इट इज़ डायरेक्टेड एट द होल पॉपुलेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल रिस्क लेवल, यानी ये स्ट्रेटजीज होंगी जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को डायरेक्ट कर रही होंगी। उनका टारगेटेड ऑडियंस जो है, या इनके टारगेटेड जो टारगेटेड पीपल हैं, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन होगी। कोई वो लोग नहीं होंगे जिनके अंदर जो है रिस्क का लेवल ज़्यादा है।
पूरी पॉपुलेशन आपका टारगेट है. फॉर एग्जांपल, स्टडीज हैव शोन दैट इवन अ स्मॉल रिडक्शन इन द एवरेज ब्लड प्रेशर और सीरम कोलेस्ट्रॉल ऑफ अ पॉपुलेशन would produce a large reduction in the incidence of cardiovascular diseases. The population approach is directed towards socio-economic, behavioral and lifestyle changes. Example है कि population strategy में हमारा जो target है वो हमारी पूरी population है, irrespective of the individuals के जी ये particular individuals हैं जिनमें risk factors मौजूद है. नहीं, हमने पूरी population को focus करना है. एग्जाम्पल ये है कि कुछ रिसर्चेज हुई और उनकी स्टडीज़ ने ये चीज़ जो है एविडेंट की है कि अगर हम पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर जो है उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे और समहाउ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को विद इन नॉर्मल रेंज अगर ले आए अपनी पॉपुलेशन के तमाम लोगों के ऊपर इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करें, तो उससे हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी, या इवन अगर हम ये कहें कि जो इंसिडेंस है डिजीज़ का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का जो इंसिडेंस रेट है वो एक बहुत लार्जर अमाउंट में या लार्जर प्रोपोर्शन में जो है वो रिड्यूस करेगा. सो हमने अपनी पूरी पॉपुलेशन को फोकस किया और पूरी पॉपुलेशन में थोड़ा थोड़ा अगर एवरेज ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमने मेंटेन रखने की कोशिश की, तो हमारे पास रिजल्ट्स ये आए कि एक बहुत लार्जर अमाउंट या लार्जर नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बच गए. अब जो इसमें अप्रोचेस यूज़ करनी है, जाहिर है बेटा पॉपुलेशन की अप्रोचेस, दिस इज़ रियली अंडरस्टूड कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को रिड्यूस करना है, ब्लड प्रेशर को विद इन नॉर्मल रेंज मेंटेन करना है, सीरम कोलेस्ट्रॉल को, तो ऑब्वियसली लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, उनके बिहेवियर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाएंगी और उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा. और ये चीज़ें मैं डिटेल में बार बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. हाई रिस्क स्ट्रेटजी जो सेकेंड स्ट्रेटजी है, द हाई रिस्क स्ट्रेटजी एम्स टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल एट स्पेशल रिस्क. दिस रिक्वायर्स डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ क्लिनिकल मेथड. दूसरी स्ट्रेटजी है बेटा हाई रिस्क स्ट्रेटजी. इसका क्या एम है, क्या मकसद है? इसका सिर्फ ये एम है कि जो लोग स्पेशल रिस्क पर हैं, जैसे उनकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है या फिर ऑलरेडी वो ओबीज है और या फिर वो हो सकता है डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो ऐसे लोगों में जाहिर है दे आर एट रिस्क, दे आर ऑन रिस्क के उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती है. तो ये वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं जो कि हाई रिस्क पर है, तो हम इनको फोकस करते हैं कि इनके अंदर स्पेशली हम कुछ जो प्रिवेंटिव केयर है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. और ऑब्वियसली इसका हमें पता कैसे लगेगा, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है? इसके लिए हमें ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि हमने सबसे पहले जो हाई रिस्क के इंडिविजुअल्स हैं उन्हें डिटेक्ट करना है, उन्हें तलाश करना है अपनी कम्युनिटी के अंदर से, और फिर उनके ऊपर हम स्पेशली जो प्रिवेंटिव केयर है उसे अप्लाई करेंगे. और ऑब्वियसली मेथड होगा इसका. आप इंडिविजुअल को ऐसा तो नहीं है ना कि आंखों से देख के पहचान जाएंगे कि हाँ जी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एट हाई रिस्क. नहीं, उसके लिए फिर हम डिफरेंट क्लिनिकल मेथड जैसे इन्वेस्टिगेशंस करवा लेंगे, स्टडीज़ कर लेंगे, उसमें क्वेश्चनर यूज़ कर लेंगे. इस तरह से हम लोगों को चूज़ करके उनके ऊपर फिर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन उनकी करवा के हम कंफर्म कर लेते हैं कि कौन लोग जो है वो रिस्क पर हैं, और फिर उनके ऊपर हम स्पेशली इस केयर को इम्प्लीमेंट कर देंगे. प्राइमरी के बाद हम सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरह आ जाते हैं. सेकेंडरी प्रिवेंशन की डिफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एक्शन बाय विच halts the progress of a disease at its incipient stage and prevents complications. सेकेंडरी प्रिवेंशन की डिफिनेशन पहले भी आपको पढ़ा दी थी, दोबारा रिपीट कर रहे हैं. इसमें बेसिकली ये है कि लेटेंट फेज होती है ना डिजीज़ की, इसमें प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़, जो डिजीज़ हो गई है अगर, लेकिन उसको बॉडी के अंदर फर्दर स्प्रेड से रोकना और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, डिजीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसे प्रिवेंट करना, इट विल कम अंडर सेकेंडरी प्रिवेंशन. जैसे अगर एक डायबिटिक पेशेंट है हमारे पास लेकिन उसको अभी इतने ज़्यादा साइन सिम्टम रिपेयर नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली हमारा गोल होगा कि हम उसे सेकेंडरी प्रिवेंशन दें ताकि जो डायबिटीज़ की प्रिवेंशन है उससे वो बच सके, जैसे नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, इन चीज़ों से वो बच सके. और अभी अगर डिजीज़ मौजूद है तो बहुत अच्छा सा वो अपना जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो मेंटेन रखे. दिस इज़ इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए हम जो भी एक्शंस करेंगे दैट वुड कम अंडर सेकेंडरी प्रिवेंशन. द स्पेसिफिक इंटरवेंशंस आर ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में बेसिकली
लेटेंट डिजीज़ होती है, यानी अभी कोई साइन सिम्टम जो है वो अपीयर नहीं होते हैं आपको, आपके पेशेंट को, तो इसमें जो हम इंटरवेंशंस यूज़ करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में, वो सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस है। यानी अगर आप ईयरली मंथली अपना चेकअप करवाते रहते हैं तो आपको बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर, इससे पहले कि साइन सिम्टम अपीयर हों, आपको बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू आपकी जो अपनी डिजीज़ होती है वो डायग्नोज कर ली जाती है, और ज़ाहिर अगर अर्ली स्टेज पे कर दी जाएगी तो उसकी एडिक्वेट ट्रीटमेंट भी हो जाती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट्स टू अरेस्ट द डिजीज़ प्रोसेस। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मकसद ही यही है, इसलिए होता है कि वो अरेस्ट कर दे डिजीज़ प्रोसेस को। डिजीज़ एक प्रोसेस है, बॉडी में एक मरतबा शुरू हो जाए तो वो स्प्रेड करता जाता है, बढ़ता चला जाता है, उसे वही रोक दें, अरेस्ट कर दे, स्टॉप कर दे, और पेशेंट की जो हेल्थ है उसे हम रिस्टोर करें बाय सीकिंग आउट अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज एंड ट्रीटिंग इट बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस एंड रिवर्स कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। और ऑब्वियसली अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो हम उसे इन्फेक्शियस डिजीज़ की कम्युनिकेबिलिटी को, यानी उसके स्प्रेड को भी रिवर्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं। It thus protects others from in the community from acquiring the infection and thus provide at once secondary prevention for the infected ones and primary prevention for their potential contacts. इस तरह से कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, अगर कोई कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है, उसको हमने सेकेंडरी, उस पर्सन को हमने सेकेंडरी प्रिवेंशंस दी और उसका जो स्प्रेड है उसे हमने रोक दिया, तो अल्टीमेटली आपने उस शख्स को जिसको कोई भी कम्युनिकेबल इन्फेक्शन था उसको तो आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोवाइड किया, क्योंकि आपने उसके फर्दर उसकी बॉडी के अंदर भी फर्दर डिजीज़ प्रोसेस को रोक दिया, जबकि बाकी जो आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी जिनको जो एक्वायर कर सकती थी उस पर्टिकुलर शख्स से इस इन्फेक्शन को, उनको आपने प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड कर दिया। Secondary prevention attempts to arrest the disease process. Repeat हो गई slide. Early diagnosis and treatment. WHO expert committee in 1973, they defined early detection of health disorder as detection of disturbance of homeostatic and compensatory mechanism while biochemical, morphological and functional changes are still reversible. सबसे पहले ये बार बार बात आपसे कर रहे हैं अर्ली डायग्नोसिस की, तो एक डेफिनेशन भी दी है हमें WHO ने, एक्सपर्ट कमेटी ने, कि अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली डिटेक्शन क्या होती है। दिस इज़ बेसिकली अबाउट कि हम डिजीज़ प्रोसेस को एक ऐसे लेवल के ऊपर डिटेक्ट कर लेते हैं जब बॉडी का आप सबको पता है हमारी बॉडी में जब एक नॉर्मल फिजिकल हेल्थी पर्सन है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म रखा है, वो अपने बिल्कुल बैलेंस के ऊपर चल रहा है, और अगर कोई थोड़ी सी ऊंच नीच होती है तो हमारी बॉडी में दूसरा सिस्टम मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेटरी मैकेनिज्म। वो क्या करता है, इस ऊंच नीच को कंपनसेट करने की कोशिश करता है, दोबारा से होम्योस्टेटिक बैलेंस को मेंटेन कर देता है। ये होता है एक हेल्दी शख्स की जो है पहचान होती है। तो उन्होंने कहा है WHO की एक्सपर्ट कमेटी ने कि अर्ली डायग्नोसिस यही होती है कि हम डिटेक्शन कर लेते हैं किसी भी होम्योस्टेटिक डिस्टर्बेंस की बॉडी में। अगर होम्योस्टेटिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है या फिर हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ है, तो उसमें जो डिस्टर्बेंस आई है उसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन से पहले, उस स्टेज से पहले, उस कंडीशन से पहले कि जब बॉडी के बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस इरिवर्सिबल हो जाए। मतलब स्टिल ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल है। दैट स्टेज इज कॉल्ड अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस। The earlier the disease is diagnosed and treated, the better it is for prognosis of the case and in the prevention of the occurrence of other secondary cases. This is self-explanatory. अब टर्शरी प्रिवेंशन, थर्ड जो हमने पढ़ा उसकी तरफ आ जाते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस। जब डिजीज़ जो है अपनी अर्ली स्टेजेस से थोड़ी आगे प्रोग्रेस कर गई है, एडवांस हो चुकी है, उस वक्त हमें जो केयर देनी पड़ेगी, पेशेंट को प्रिवेंशन देनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी प्रिवेंशन। इसकी डिफिनीशन क्या है? ऑल द मेजर्स विच आर अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज एंड टू प्रोमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट to irremediable conditions. Interventions that should be accomplished in the stage of tertiary prevention are disability limitations and rehabilitation. Tertiary prevention में बेटा प्रॉब्लम हो गई है, डिजीज़ अपेयर हो गई है, साइन सिम्टम्स हो गए हैं, कुछ समहाउ हमें कॉम्प्लिकेशंस भी नज़र आना शुरू हो गई हैं, लेकिन अब हमने ये करना है कि अपने पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। ये प्रिवेंशन पेशेंट की कोई भी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें हमने लिमिट करना है। अगर नहीं हुई है कोई डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट नहीं हुई है तो उससे हमने अपने पेशेंट को बचाना है। इसके लिए हम जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं उन्हें हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं। और जो टर्शरी प्रिवेंशन, जैसे अगर मैं डायबिटीज़ से आपको एग्जांपल दे रही थी, टर्शरी प्रिवेंशन में आपको पता है कि नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। अब इस लेवल पे हम क्या करेंगे,
اگر ویژول ڈیفیکٹ آ گیا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ فردر اس کی جو ویژول فیلڈ ہے وہ خراب نہ ہو، بلائنڈنس کی طرف نہ جائے ہمارا پیشنٹ، اس کے کڈنی فیلئر نہ ہو، تو اس کے لیے ہم جو بھی اسٹریٹجیز یوز کریں گے وہ ٹرشری پریونشن کے انڈر آئیں گے۔ اوکے، ڈسیبلٹی لمیٹیشن ڈیزیز ہوتی ہے، ظاہر ہے پہلے باڈی میں امپیئرمنٹ، یعنی کسی بھی چیز کی کمی، فنکشنز کی کمی شو ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب ہم اسے اس لیول پہ نہیں روک پاتے، نہیں پریونٹ کر پاتے تو پیشنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے۔ ڈسیبلٹی سے پیشنٹ جو ہے لیڈ کرتا ہے ٹورڈز ہینڈی کیپ۔ امپیئرمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، ایک اور ورڈ یوز ہوا ہے۔ امپیئرمنٹ کیا ہے؟ امپیئرمنٹ از اینی لاس اور abnormality of psychological, physiological اور anatomical structure اور function۔ امپیئرمنٹ جو ہے سمپل یہ ہے کہ کسی بھی ہیومن باڈی میں اس کے سائیکولوجیکل ایلیمنٹ، فزیولوجیکل ایلیمنٹ یا پھر انیٹامیکل اسٹرکچر، یعنی اس کے اسٹرکچر میں یا پھر فنکشن میں کسی بھی قسم کی اب نارمیلٹی آ جاتی ہے یا کوئی بھی چیز لاس کر جاتی ہے، دیٹ سچویشن از کالڈ امپیئرمنٹ۔ ڈسیبلٹی کیا ہے؟ Any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for the human being۔ ڈسیبلٹی کا سمپل مطلب ہے سب سے پہلے ریسٹرکشنز، پابندی ہو جانا، یا پھر ایک شخص کی ایبلٹی کم ہے، لیک آف ایبلٹی ہے کہ وہ کسی بھی ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکتا ہے، بٹ ان دا مینر ود ان دا رینج وچ از کنسیڈرڈ نارمل فار دیم۔ فار ایگزامپل ایک ہیومن بینگ ہے، ایک ایڈلٹ ہیومن ہے، اس کے لیے رننگ ایک نارمل سینیریو ہے، اس کی رینج ہے، وہ بھاگ دوڑ سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہی چیز ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں 1 سال کے بچے سے کہ وہ رننگ کرے، اور اگر وہ رننگ نہیں کر سکتا تو ہم اسے کہیں دیٹ ہی اور شی از ڈسیبل، سو دس از رانگ۔ ریسٹرکشن اور لیک آف ایبلٹی ضرور ہے ٹو پرفارم این ایکٹیویٹی، بٹ اس میں رینج وچ از کنسیڈرڈ نارمل، اس چیز کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہینڈی کیپ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ہینڈی کیپ از اے ٹرم as a disadvantage for a given individual resulting from an impairment or disability that limits or prevents the fulfillment of a role in the community that is normal depending on age, sex and social and cultural factors for that individual۔ کوئی بھی شخص، میں نے آپ کو ڈیفینیشنز پڑھا دی، آپ کو امپیئرمنٹ کی ڈیفینیشن بتا دی، آپ کو ڈسیبلٹی بتا دی کیا ہوتا ہے، تو ہینڈی کیپ جو ہے بیسیکلی ان دونوں چیزوں کا رزلٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ ان دونوں چیزوں کے بعد جو آؤٹ کم آپ کے پاس آتا ہے یا ڈس ایڈوانٹیج آپ کے پاس آتا ہے، دیٹ از ہینڈی کیپ۔ اس شخص کو ہم ہینڈی کیپ کہتے ہیں، یعنی اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ایک رول ہے، بٹ اکارڈنگ، پھر سے وہی بات کہ اکارڈنگ ٹو دا ایج، سیکس، سوشل اینڈ کلچرل فیکٹر، اس کا جو رول بنتا ہے سوسائٹی میں، اس کمیونٹی میں، وہ اسے کسی بھی وجہ سے فلفل نہیں کر پا رہا ہے، تو اس شخص کو ہم کہتے ہیں دیٹ ہی اور شی از ہینڈی کیپ۔ ریہیبلیٹیشن کیا ہے؟ Rehabilitation is the combined and coordinated use of medical, social, educational and vocational measures for training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability۔ جنرل میننگ ہمیں پتہ ہے ریہیبلیٹیشن کی یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی اپنی جو ایک ہیلتھ کی ایگزامپل سے اگر میں بات کروں، ہیلتھ کے اسٹیٹس کو ری گین کرنا، یعنی آپ جتنا زیادہ اسے ری گین کر سکیں، اپنی نارمل لیول آف ہیلتھ کے جتنا نزدیک آ سکیں۔ سو بیسیکلی ریہیبلیٹیشن جو ہے ایک کمبینیشن ہے کچھ کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹیز کا۔ وہ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کچھ میڈیکل ایکٹیویٹیز، میڈیکل سے ریلیٹڈ سوشل ایکٹیویٹیز، سوسائٹی کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے، آپ کو ووکیشنل ٹریننگ دی جا سکتی ہے، ان ساری چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے بیسیکلی ریہیبلیٹیشن۔ کسی بھی انڈیویجول کو جب یہ ساری ڈفرینٹ جو ڈومینز ہیں ٹریننگ کی، یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، کس مقصد کے لیے؟ دیٹ ہی اور شی کین اچیو ہائیسٹ پاسبل لیول آف فنکشنل ایبلٹی۔ فار ایگزامپل اگر ایک شخص کی ڈائبٹیز کی وجہ سے ایمپوٹیشن ہو گئی ہے، تو اب ہم اسے ڈفرینٹ جو ووکیشنل ہم اسے جو ہے کرچز کے لیے اگر ٹرین کرتے ہیں، دیٹ ہاؤ ٹو یوز دا کرچز فار واکنگ، تو جتنا زیادہ آپ مطلب وہ شخص، ہم کوشش یہی کریں گے کہ وہ شخص بیڈ ریڈن، ہماری کوشش تو یہ ہے کہ وہ بیڈ ریڈن نہ ہونا، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کرچز یوز کر کے واک کر سکے، تو جتنا ہائیسٹ پاسبل ہو ہمارے لیے اس کو فنکشنل اسٹیٹ میں واپس لانا، دیٹ از بیسیکلی کالڈ۔ اس کے لیے ہم اسے ہو سکتا ہے تھوڑی سی ایجوکیشن بھی دیں کہ جی کرچز کا یہ ہے، اس طریقے سے اس کو آپ نے رکھنا ہے، اس کی
की ये शेप है, और हम उसे ट्रेन भी करेंगे साथ साथ कि आपने किस तरीके से इसको पकड़ के चलना है, हम उसे असिस्ट भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर रिहेबिलिटेशन में जो है हमें हेल्प आउट करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिहेबिलिटेशन मेडिकल रिहेबिलिटेशन होती है बेटा, जिससे अगर उसमें मेडिसिन या सर्जरी वगैरह यूज़ हो रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन है, सोशल रिहेबिलिटेशन, अगर साइकोलॉजिकल कोई इशू है किसी को तो ऑब्वियसली हम उसकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं, साइकोलॉजिकली उसे सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन में देखिए, सबसे पहली चीज़, हर एक चीज़ में आपको हम बता चुके हैं बेटा, असेसमेंट सबसे पहले ज़रूरी होती है। किसी भी प्रॉब्लम की जो है आइडेंटिफिकेशन या नीड आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, और वो हम असेसमेंट के थ्रू करते हैं। ये तकरीबन चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं जो आपको बड़ी डिटेल में मैं समझा चुकी हूँ। थोड़ा सा पिक्टोरियल यहाँ पे प्रेजेंटेशन है कि हमने पॉपुलेशन जो कि हाई रिस्क पर है किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, उसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई किया? वही कि आपने उसका प्रॉपर डेमोग्राफिक डाटा ले लिया, फैमिली हिस्ट्री ले ली, आपको समझ आ गया कि ये कुछ पर्टिकुलर पर्सन है जो कि हाई रिस्क पर है। इसके अलावा फिर आपने उनका एक्सपोजर असेस किया। जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीजेज होती है ना, इस तरह से आजकल कोरोना का है, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों का एक्सपोजर भी असेस करते हैं। क्या इनका किसी ऐसे शख्स के साथ एक्सपोजर हुआ है जिसको कोरोना था, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जैसे, तो जाहिर है उनका तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो असेस करते हैं हम एक्सपोजर भी कि उस इन्फेक्शियस डिजीज से इनका एक्सपोजर हुआ या नहीं हुआ। दिस इज ऑल्सो another method which is used for assessment. And फिर conduct research on mechanism including the study of genetic susceptibility। तीसरी फिर एक और स्टेप आ जाता है कि हम जैसे डिफरेंट डिजीजेस के बेटा जेनेटिक्स भी तो एक हाई रिस्क होता है ना, कि अगर उनकी फैमिली में हिस्ट्री में ये चीज़ें चलती आ रही है, तो दिस इज अनदर मेथड कि हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे बहुत बड़ी मैसिव लेवल पे आपको नहीं भी करने की ज़रूरत। एक कम्युनिटी है आपकी, आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें हाई रिस्क पेशेंट कौन कौन से, फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो दोबारा वही रिपीट कर देती हूँ। तो उसमें आप बड़े आराम से अपना क्वेश्चनर बना सकते हैं। उसमें आप एज फैक्टर, आपको पता है ना एज, इतने आप उसमें लिख देंगे जी, फॉर एग्जांपल 50+ लोग हैं, जाहिर है वो हाई रिस्क पे है, उसमें यस और नो या टिक मार्क और क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह से ओबेसिटी है, BMI लिख दें आप, या वेट लिख दें, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उनकी फैमिली में चलता आ रहा है या नहीं चलता आ रहा। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम उन लोगों पर रिसर्च कंडक्ट करके, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि पॉपुलेशन फैमिली हिस्ट्री लेकर उनका बायोग्राफिकल डाटा कलेक्ट करके, वो उनका एक्सपोजर उन लोगों किसी भी डिजीज़ से है या नहीं है वो, और प्लस रिसर्च कंडक्ट करके, क्वेश्चन यूज़ करके, ये तमाम मेथड है जिनके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वेदर हमारे पास जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है वो कौन है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि असेसमेंट करके हमने रुक तो नहीं जाना ना। असेसमेंट हमने इसलिए तो नहीं की थी कि चीज़ों को सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें, नहीं। अब हमने अप्लाई करना शुरू करना है प्रिवेंशन को। उसमें बेटा अप्लाई किस तरह से करना है, जिसे हम इंटरवेंशन कहते हैं, अप्लाई पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो आपको पहले बता चुके हैं हम अप्लाई क्या करना है। हमने ज़ाहिर है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवानी है, स्मोकिंग सेसेशन करवानी है, वॉक है, एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आपका जो सोशल सर्कल है उसे चेंज करने की ज़रूरत है, आपकी जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो उससे रिलेटेड हम प्रॉपर पूरा एक अपना प्रोग्राम बना लेते हैं और अपनी पॉपुलेशन के ऊपर उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बेटा हमने उसको इवेलुएट भी करना है अपने प्रोग्राम को, कि हमने जो चीज़ें जो इंटरवेंशन अप्लाई की थी, फिर हम देखेंगे कि वेदर हमारी जो चीज़ें हमने अप्लाई की थी उसको इवेलुएट करेंगे, उसका इफेक्ट क्या आया है, कोई फ़ायदा हुआ है हमारी पॉपुलेशन को उससे या नहीं हुआ। अब उसके बाद आपको हमेशा से पता है कि इवेलुएशन के बाद हमेशा असेसमेंट दोबारा से की जाती है और फिर से हम दोबारा प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही अगर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र आएंगी कि हमारे इंटरवेंशन प्रोग्राम में कहीं कोई लैकिंग्स हैं, हमारे पेशेंट्स को या हमारी पॉपुलेशन को उस तरह से बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली जो हमारा पहले से बनाया हुआ इंटरवेंशन प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम है, उसे हम मॉडिफाई करते हैं। प्रिवेंशन के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल को देख लेते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, प्रिवेंशन में कोई बात किसी स्टूडेंट को पूछनी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ज़रा कंट्रोल का। कंट्रोल क्या होता है?
The term disease control describes ongoing operations aimed at reducing the incidence of disease, the duration of disease, and consequently the risk of transmission, the effects of infection, including both the physical and psychosocial complications, the financial burden to the community. देखिए कंट्रोल बेसिकली क्या मतलब है, कंट्रोल का क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी डिजीज़ को जो कंट्रोल करना है उसका मतलब ये एक बेसिकली ऑन गोइंग प्रोसेस है। पहले तो आप ये समझ लें कि ये रुकेगा नहीं, ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसका मकसद है रिड्यूस करना। क्या क्या रिड्यूस करना? डिजीज़ का इंसिडेंस कम करना सबसे पहले, यानी नई डिजीज़ेज़, नए लोगों को ये डिजीज़ ना हो, नए केसेस हमारे पास ये ना आए। दूसरा, जिन लोगों को डिजीज़ हो चुकी है उसका ड्यूरेशन कम से कम करें, यानी वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं। और दूसरा, ये डिज़ीज़, ये जो लोग हैं जो ऑलरेडी डिजीज़ हो चुके हैं, ये दूसरे लोगों में इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट ना करें। और जो इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी इन्फेक्शन के, देखो बॉडी के ऊपर फिजिकल, किसी भी बीमारी का बॉडी के ऊपर फिजिकली भी और उसके मेंटल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी, यानी साइकोलॉजिकल या साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सो हमने कोशिश यही करनी होती है कंट्रोल में, जो एम है बेसिकली कंट्रोल का किसी भी डिजीज़ को, कि उसके फिजिकल एज वेल एज साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उन्हें भी हम रिड्यूस करें। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन ना हो कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि देखें एक इंडिविजुअल शख्स अगर अपने घर में बैठा हुआ है और वो नियर पॉवर्टी लाइन या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो अल्टीमेटली हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि उसका हमारी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारी ओवरऑल जो कम्युनिटी है या कंट्री, उसके इकोनॉमिक्स का हर एक इंडिविजुअल फैमिली या घर से जो है वो बड़ा ताल्लुक़ होता है। सो ऑब्वियसली वो डिजीज़ पर्सन जो होगा वो ना तो अच्छे से कमा सकेगा, ना उसकी अर्निंग होगी, और प्लस उसका जो भी खर्चा हो रहा होगा ज़ाहिर मेडिसिन और ट्रीटमेंट के ऊपर, तो दोनों तरह से वो कम्युनिटी के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा। सो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करना ही बेसिकली डिजीज़ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन, बट मोस्ट प्रोग्राम्स कंबाइन बोथ। जो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन मोस्टली प्रोग्राम्स में यही होता है कि दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चल रहे होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हैं या प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें साथ साथ लेके चलते हैं। कंट्रोल में बेटा यही है कि एलिमिनेशन और एरेडिकेशन, यानी किसी भी डिजीज़ को जो है आपने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, और एरेडिकेट करना है अपनी सोसाइटी से, यही कंट्रोल है। अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन भी बता देते हैं। डिजीज़ एलिमिनेशन और डिजीज़ इरेडिकेशन क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले डिजीज़ एलिमिनेशन। बिटवीन कंट्रोल एंड इरेडिकेशन एन इंटरमीडिएट गोल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड कॉल्ड रीजनल एलिमिनेशन, यानी डिजीज़ को जब आपने कंट्रोल करना शुरू किया वो आपका फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद इरेडिकेट यानी वो ख़त्म हो जाएगी तो इरेडिकेशन होगी, जो तो उसके बीच में एक और चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़ एलिमिनेशन, या उसे आप इंटरमीडिएट गोल भी कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीजनल एलिमिनेशन। द टर्म एलिमिनेशन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, एज फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स, पोलियो एंड डिप्थेरिया फ्रॉम लार्ज जियोग्राफिक रीजन्स और एरियाज। रीजनल एलिमिनेशन इज़ नाउ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर्स ऑफ इरेडिकेशन। देखें किसी भी डिजीज़ को जब आप कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं तो कंट्रोल के एक चीज़ होती है स्टार्ट ऑफ इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज़, दैट इज़ कंट्रोल। उसके बाद इरेडिकेशन कहते हैं बेटा कंप्लीट ख़त्म हो जाने को, किसी भी बीमारी जब वो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी दैट इज़ कॉल्ड इरेडिकेशन, यानी पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो उसके ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके दरमियान में एक और चीज़ आती है एलिमिनेशन, और स्पेशली रीजनल एलिमिनेशन। इसमें मकसद क्या होता है कि जो डिजीज़ है सबसे पहले तो उसकी ट्रांसमिशन को रोका जाता है, इंटरप्ट किया जाता है उसकी ट्रांसमिशन को। जैसे पोलियो की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। पोलियो आपको पता है कि फिर उसमें फोकस क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े जियोग्राफिकल एरियाज़ है पहले उनसे हम पोलियो को ख़त्म करना शुरू करें। क्यों? फॉर एग्जांपल अब जैसे पाकिस्तान में अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका, इरेडिकेट नहीं हो सका, अभी तक रीजनल एलिमिनेशन जारी है यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि अगर किसी एक प्रोविंस में भी पोलियो का एक भी केस मौजूद होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि जी इरेडिकेट हो चुकी है पोलियो पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि अभी चांसेस मौजूद हैं, एक प्रोविंस में भी है तो वो वहाँ से आपको पता है दिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। पोलियो जो है
हो सकता है वही बच्चा ट्रैवल करे किसी दूसरे प्रोविंस में जाए और वहाँ पोलियो हो सकता है, मतलब स्प्रेड कर सकता है. सो बिटवीन द कंट्रोल एंड द इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज देयर इज एन इंटरमीडिएट गोल दैट इज कॉल्ड डिजीज एलिमिनेशन. और डिजीज एलिमिनेशन का सिंपल ये मकसद है, मतलब है कि हम रीजनल लेवल के ऊपर उस डिजीज़ को ख़त्म करने की, उस डिजीज़ के ट्रांसमिशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. और ऑब्वियसली रीजनल एलिमिनेशन जो है वो आजकल इरेडिकेशन के प्रिकर्सर्स के तौर पे उन्हें लिया जाता है. प्रिकर्सर हमेशा किसी भी चीज़ की इनिशियल स्टेज को कहते हैं, या कहना चाहिए उसके न्यू नेट को कहते हैं. सो इरेडिकेशन का जो प्रिकर्सर है वो एलिमिनेशन है. अगर हम एलिमिनेशन अचीव कर लेंगे तो ही हम किसी भी डिजीज़ को अपनी कम्युनिटी से इरेडिकेट कर सकते हैं. So disease eradication literally means tear out by roots. वैसे तो मैं समझा ही चुकी हूँ आपको, अब और इजी समझ आ जाएगा आपको. इरेडिकेशन का मतलब यही है कि जड़ से ख़त्म कर देना. वही मैंने आपसे कहा कि जब तक रीजनल लेवल के ऊपर डिजीज़ की एलिमिनेशन नहीं हो जाएगी, डिजीज़ पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि ये डिजीज़ इरेडिकेट हो चुकी है. ये क्या प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू सर्विलेंस एंड कंटेनमेंट. Eradication is an absolute process, an all or none phenomena restricted to termination of an infection from the whole world. It implies that disease will no longer occur in a population. To date, only one disease has been eradicated, that is smallpox. Eradication का यही मतलब है कि जड़ से ख़त्म कर देना. मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट है उसकी ट्रांसमिशन के तमाम रास्ते आप लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं. और इसका एविडेंस हमें सर्विलेंस ने दिया है. सर्विलेंस क्या होता है बेटा? किसी भी डिजीज़ के जो इंसिडेंस होता है, कोई भी न्यू केस, और सर्विलेंस ओवरऑल केसेस के लिए वर्ड यूज़ होता है. सो अगर ओवरऑल केसेस ज़ीरो हो जाएंगे किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से रिलेटेड, तो हम कह सकेंगे डिजीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड. और उसके जो स्प्रेड का जो चांसेस हैं वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं. आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उस इन्फेक्शियस एजेंट को कि अब पूरी दुनिया में कहीं भी उसका एक भी केस मौजूद नहीं है. तब हम कहते हैं कि ये डिजीज़ जो है इरेडिकेट हो चुकी है. और अभी तक जो है स्मॉल पॉक्स इज़ द डिजीज़ जो कि फुली इरेडिकेट हो चुकी है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम मॉनिटरिंग की तरफ. मॉनिटरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है. मॉनिटरिंग इज द परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन मेजरमेंट्स aimed at detecting changes in the environment or health status of population. Thus we have monitoring of air pollution, water quality, growth and nutritional status, etc. It is also referred to as ongoing measurement of performance of a health service or health professional, or of the extent to which patients comply with or adhere to advice from health professional. मॉनिटरिंग का सिंपल मतलब आप सब जानते हैं, किसी को कंटिन्यूसली असेस करते रहना. सो मॉनिटरिंग को हमने 2-3 डोमेन में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है. डेफिनेशन दी है कि बेसिकली दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन मेजरमेंट्स. कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, कुछ नापतोल होती है किस चीज़ की. फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल चेंजेस. हमारे इन्वायरमेंट में ज़ाहिर इन्वायरमेंट का हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है. सो दिस इज़ अबाउट मेजरिंग द इन्वायरमेंटल चेंजेस. या फिर जो हमारी पॉपुलेशन में लोग मौजूद हैं उनके हेल्थ स्टेटस में क्या चेंजेस आ रही हैं वो मेजर करना इज़ ऑल्सो मॉनिटरिंग. इसी तरह से इन्वायरमेंट का हिस्सा है एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वाटर की क्वालिटी है, ग्रोथ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है. इन सारी चीज़ों को मेजर करना इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग. इसी तरह जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या फिर हमारी जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो किसी भी कम्युनिटी में प्रोवाइड की जा रही हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी ऑनगोइंग मेजरमेंट होती है, उनकी जॉब की परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग. हेल्थ सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड की जा रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो मॉनिटरिंग. और हमारे जो पेशेंट्स हैं वो कितना कंप्लायंस शो कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज को अचीव करते हैं या नहीं करते. ये वो सारे डोमेन है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बता रही होती हैं कि किस तरह से आप कितना आप एडहेयर कर रहे हैं, कितना सर्विसेज जो है हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हमारी पॉपुलेशन के लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपकी मॉनिटरिंग के अंदर आती हैं. उसके बाद सर्विलेंस की डेफिनेशन भी देख लीजिए. सर्विलेंस मीन्स टू वॉच ओवर विद ग्रेट अटेंशन, अथॉरिटी एंड ऑफन विद सस्पिशन. According to another, surveillance is defined as the continuous scrutiny or inspection of the factors that determine the occurrence and distribution of disease and other conditions of ill health.
सर्विलेंस का मतलब सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ या सस्पिशियस यानी शक और शुबा की नज़र के साथ किसी चीज़ को देखना इस कॉल्ड सर्विलेंस। और अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में डिफाइन करेंगे सर्विलेंस को, तो ये बेसिकली कंटिन्यूस इंस्पेक्शन है, मॉनिटरिंग है कि किसी भी डिजीज़ के बारे में कि और प्लस उस डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन भी, कि कोई डिजीज़ सबसे पहले तो अकरेंस ऑफ द डिजीज़ कि डिजीज़ मौजूद है भी या नहीं है, और है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। कोई भी डिजीज़ हो सकती है, कितने एरिया को उसने कवर किया हुआ है, किस तरह से वो स्प्रेड हुआ हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेटा सर्विलेंस के? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विलेंस आर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू एंड चेंजिंग ट्रेंड इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन सच एज मोर्बिडिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड अदर इंडिकेटर्स एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड अदर फैक्टर दैट में अफेक्ट हेल्थ। यानी सबसे पहला मकसद तो यही है कि डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है हेल्थ में जो भी चेंजेस हुई हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है सर्विलेंस। वो देखें, लोगों का डिजीज रेट हो सकता है, मोर्टेलिटी रेट हो सकता है। क्या शॉट आ रहा है हरम नशीन, क्या कह रहे हो? शोर आ रहा है बेटा, कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो काफ़ी ऊंचा बोल रही हूँ। अब उन्हें तो नहीं, हम तो नहीं रोक सकते, मैं काफ़ी ऊंचा बोल रही हूँ इसीलिए। ठीक है, तो मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट जो है इससे रिलेटेड हमें ओके अजान हो रही है और 45 भी हो गए। हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अजान सुन लें, फिर आप सब मुझे अटेंडेंस मार्क करवा दें अपनी।
ओके मरियम बेटा, मैं चेंज कर दूँगी। आप कल प्लीज़ मॉर्निंग में जो है मुझे एक दफ़ा रिमाइंडर दे दीजिएगा और मुझे बता दें कि कौन-कौन से टॉपिक्स या इनफैक्ट सारी ही मैं आपको दोबारा से व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जो है सेंड कर दूँगी, बट प्लीज़ कल मॉर्निंग में एक रिमाइंडर दे दें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और वैसे अगर आप इसको ग्रे स्केल में करके प्रिंट करें तो ये प्रिंट हो जाता है, बट फिर भी चेक कर लें, ना हो तो आप मुझे एक कल रिमाइंडर दे दें, इंशाल्लाह कल मैं आपको सेंड कर दूँगी दोबारा। ठीक है बेटा। और मेरे पास स्टिल 15 स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हुई है, 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई। अटेंडेंस मार्क करवा दें, अदरवाइज़ मैं एब्सेंट मार्क करूँगी।
اچھا اقرا مقصود 12 رول نمبر ہو چکی ہے اٹینڈنس مارک آپ کی، آمنہ کی بھی اوکے اسٹوڈنٹس. آمنہ کوئی کوئری نہیں ہے کسی کی، تو پھر انشاءاللہ ہم اس میں نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے لیکچر کو. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ.